मैं तो हर दिन रील्स देखता था, कोई भी ऐसा दिन नहीं है उसमें मैंने रील्स ना देखी हो। तो उस टाइम तो मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। कुछ दिन में ना शर्म आने लगती थी अंदर से कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है जिंदगी में, तू तो इतने क्या ही है। जरूरी नहीं कि आपके पास्ट फेलियर्स आपका फ्यूचर डिसाइड करें। 10th में फेल बच्चे भी पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। वो क्वेश्चन मुझे 20 सेकंड के अंदर मैंने कर दिया। तो ये होती है आपके एफर्ट्स से। आप कंसिस्टेंसी रखिए अपने अंदर, पेशेंस रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका जरूर होगा। ये एग्जाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसका होगा। आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक ब्लूप्रिंट देखिए, एनालिसिस करिए कि एसएससी पिछले साल क्या पूछता था और अब क्या पूछ रहा है, जिससे आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहे कि अगले 7-8 महीने आपको करना क्या है। तो मॉक टेस्ट के स्कोर को दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, जो पढ़ा उसका इंप्लीमेंटेशन किया, जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाया था लैक ऑफ टाइम की वजह से। और जब एक बेरोजगारी आपको धक्का देती है ना पीछे से कि भाई पैसे कमाने सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो जब ये चीजें आपको अंदर से आती है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन, ये क्रिकेट के स्कोर, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। जिसने पढ़ाया था उसने सिर्फ 4 पन्नों के नोट्स थे मेरे, 4 पेजेस के, उनसे 7-8 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी दे रहे थे वो 4 पन्नों के नोट्स मुझे एक्टिव पैसिव में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में 2023 एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया और लगातार हम एसएससी सीजीएल टॉपर से आप सभी को मिलवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारे साथ विशाल तिवारी भाई हैं, जिनका AIR 74 आया है 74, जो कि बहुत ही शानदार रैंक है। तो आज इनकी जर्नी को जानेंगे, कैसा इनका ये सफर रहा और किस तरीके की इनकी स्ट्रेटजी रही कि इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो इस वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2024 वाले इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशाल भाई के इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल देंगे, इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो समय समय पर इनको टाइम मिलेगा तो आपको वहां भी गाइडेंस या मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो विशाल भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। तो सबसे पहले तो एक बार ऑडियंस को अपनी मुंह जुबानी अपना एक इंट्रो दे। हेलो फ्यूचर टॉपर्स, मेरा नाम विशाल तिवारी है। सीजीएल 23 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 74 आई है और मुझे अलॉट हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके साथ ही साथ सीजीएल 22 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 16,256 और मुझे अलॉट हुआ था PSA। ओके, तो ओवरऑल कौन सा अटेम्प्ट था सीजीएल का? ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा सीजीएल का। सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और इसमें सेकंड में भी हुआ। ओके ग्रेट। अगर आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें और फिर ग्रेजुएशन की बात करें तो ये सब क्या पढ़ाई लिखाई रही है? तो स्टार्टिंग तो मेरी, मैं रुद्रपुर सिटी में रहता हूँ फिलहाल, तो मेरी स्टार्टिंग की बेसिक एजुकेशन जो है वो वहीं से कंप्लीट हुई 12th तक की। उसके बाद मैं मूव किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है BSc ऑनर्स इन जूलॉजी। और बैक ऑफ द माइंड मेरा यही था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, वहीं पे जॉब करनी है। तो साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी थी। उतनी खास नहीं हो पाई थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, पर एक थॉट था, तो एक फाउंडेशन बेसिक्स जो होते हैं वो डेवलप होने वहीं से स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो उसके बाद फुल फोकस मेरा ग्रेजुएशन के बाद ही आया था। तो उस टाइम मेरा था कि मैं डिफेंस सेक्टर में जाऊं, तो कुछ मैंने डिफेंस सेक्टर की तैयारी की। तो उस टाइम सीजीएल मेरे माइंड में नहीं था। तो उसके बाद कुछ एक मिसहैपनिंग सी हो गई मेरे साथ लास्ट दिसंबर में, शोल्डर में इंजरी हो गई तो मुझे वो छोड़नी पड़ी। फिर लास्ट दिसंबर से मेरा फुल फोकस आया था कि मैं अब सीजीएल ही करना है। तो तब से मैं सीजीएल की फील्ड में हूँ, स्ट्रीम में। ओके, थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? तो फैमिली में मेरे मदर और फादर हैं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर जो हैं वो एक ब्रांच मैनेजर है नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में। ओके, जब स्कूल में टीचर्स हमारे पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, तो उस टाइम तो बहुत ऐसी चीजें बताते हैं। कोई पायलट बोलता है, हाँ। कोई साइंटिस्ट बोलता है। तो आप उस टाइम पे क्या बोला था अपने टीचर को? और ये गवर्नमेंट जॉब का कब से दिमाग में क्लिक हुआ कि मुझे एसएससी सीजीएल में जाना? तो भाई मेरा ये था कि जब तक मैं स्कूल में था तो 11th-12th मेरी बायो स्ट्रीम थी। तो उस टाइम तक मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उसके बाद मैंने 12th के बाद एक साल ड्रॉप भी लिया था, पर नीट में किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा था कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, मुझे थोड़ा मूव ऑन करना है आगे। तो फिर मैंने वो छोड़ के मैं ग्रेजुएशन में आ गया। उस टाइम मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाएंगी, तो मैंने एक्सप्लोर किया और फिर ग्रेजुएशन मैंने कर ली। उसके बाद मैं इस गवर्नमेंट फील्ड में आ गया। ओके, तो अभी कौन सी पोस्ट मिली आपको? ASO in MEA। ASO in MEA। तो आपकी कोई डिजायर पोस्ट थी या फिर यही आप चाहते थे MEA में जाना? नहीं, यही मेरी प्रेफरेंस थी, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। ओके, जैसे अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर का बहुत इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वर्दी का एक चार्म बहुत दिखाया जाता है, लोग उससे ज्यादा मोटिवेट भी होते हैं। तो आपको वर्दी का ऐसा कुछ ऐसा शौक नहीं? नहीं भाई, मुझे ऐसा वर्दी का शौक नहीं था। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे घूमना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तो ये जॉब ऐसी है कि इसमें मैं सर्विस भी कर सकता हूँ गवर्नमेंट की, साथ साथ जब मेरी फॉरेन पोस्टिंग होगी, मिनी वर्ल्ड टूर का भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो मेरा यही था और यही रीजन है कि मैंने ये जॉब को टॉप प्रायोरिटी पे रखा अपनी। ओके, चलिए अब आपकी तैयारी पर आते हैं। तो एसएससी सीजीएल की जब आपने सोच लिया कि अब मुझे सीजीएल में जाना है,
डिफेंस कर रहे थे पहले, वहां पे मिस हैपनिंग हुई आपके साथ, फिर आपको वो सपना अपना ड्रॉप करना पड़ा, फिर आप सीजीएल में कूदे। तो सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई? शुरुआती जो एक एस्पिरेंट के कंफ्यूजन होते हैं कि अब मुझे अब पता तो चल गया कि सीजीएल करना है, पोस्ट भी पता है कि एमईए में जाना है, एएसओ बनना है, तैयारी कैसे शुरू करें? ऑफलाइन कोचिंग लेना है, ऑनलाइन लेना है, किस टीचर से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेस जुटाने हैं? तो शुरुआती फेज के बारे में थोड़ा बताओ ताकि इन बच्चों को भी थोड़ा क्लियरिटी आ पाए। सर जब मैं बिगनर था तो सबसे पहले ये होता है ना कि जब हम किसी युद्ध में कूद रहे हैं तो हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। तो मैंने भी यही किया था और जो फ्यूचर टॉपर्स हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि आप चाहे हफ्ता लगाइए चाहे 10 दिन, आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक ब्लूप्रिंट देखिए, एनालिसिस करिए कि एसएससी पिछले साल क्या पूछता था और अब क्या पूछ रहा है, जिससे आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी रहे कि अगले 7-8 महीने आपको करना क्या है। आप ये बीच में भटकने वाला अगर आप सीन करेंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट करेगा आपको भी और आपकी प्रोग्रेस को और आपकी स्टडीज को भी। तो ऐसा बिगनर तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना, एनालिसिस करना और खुद से करे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्ट्रेटेजी एनालिसिस तो यूट्यूब पे हजारों हैं, लेकिन जब हम खुद से करेंगे तो 10 चीजें और एक्सप्लोर करेंगे हम, तो हमें 10 चीजें और जानने को मिलेगी। और जब हम खुद के एफर्ट्स लगाएंगे ना तो हम इंपॉर्टेंट चीजों को, नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपकी बात रही ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में बहुत बेस्ट है। और टीचर्स की बात रही तो टीचर्स मार्केट में बहुत हैं। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि हम किस टीचर से पढ़े, आपने किस टीचर से पढ़ा था, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं कि देखिए मैंने जिससे पढ़ा वो शायद आपके हेल्पफुल ना हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि सारे टीचर्स की यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लीजिए जो आपको बेस्ट आता हो और आप उन सब टीचर्स की एक एक वीडियो देख लीजिए। जिस टीचर का पढ़ाया वो आपको सबसे ज्यादा क्लिक कर गया वही आपका परफेक्ट टीचर है, उसी के आप हाथ पकड़िए और उसी के साथ आप एंड तक रहिए, वही आपकी नाव पार लगा देगा। जहां तक मैं अपने टीचर्स की बात करूं तो इंग्लिश में तो मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। मैथ्स को मैंने ग्रेजुएशन के बाद आदित्य रंजन सर की वीडियोस थी यूट्यूब पे, वही देखी थी मैंने, और उनकी जो एक बुक आती है ब्रह्मास्त्र वो मेरे पास थी फॉर्मूले वाली, साथ में मैंने अपनी भी कॉपी बना रखी थी मैथ्स की। रीजनिंग का मैंने ऐसा किया था कि रीजनिंग में मेरे कोई फिक्स टीचर नहीं था, रीजनिंग के टॉपिक्स थे मेरे पास, वो मैं यूट्यूब पे डालता था, 5-10 मिनट की वीडियो आ गई वो देख ली। तो रीजनिंग के तो मैंने टॉपिक डाले, वीडियो बेस्ट लगी वो देखी, उसके नोट्स बनाए अपने पास रखे रहे, बाकी मॉक टेस्ट से रीजनिंग मेरी इंप्रूव होती रही। बात करें जीएस की तो जीएस का भी ऐसा मेरे कोई फिक्स टीचर नहीं था, पर ये था ना मेरे पास ब्लूप्रिंट तैयार था कि मुझे टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, तो मैंने वो टॉपिक पढ़े। मैं कभी भी जीएस को 100% कवर करने के पीछे भागा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कितना भी कर लो नहीं हो पाएगा, तो मैंने 70-80% का टारगेट रखा था कि ये टॉपिक थे मैं इनको कर लूंगा। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर थ्योरी की बात करें तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड का था, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक इजी स्पॉट था। जिस साइंस बैकग्राउंड का नहीं है थोड़ा सा उनको टफ पड़ सकता है ये। साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या फिर प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। अगर आप साथ साथ पढ़ते पढ़ते प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि पूछ क्या रहा है एसएससी, और क्वेश्चंस उठ के आते हैं, रिपीट होते हैं। तो जीएस के लिए ये था, और बाकी कुछ स्टैटिक टॉपिक्स उठा लिए थे मैंने। साथ साथ में जो चीज मैंने करी थी, एक चीज जो मुझे लगता है कि मैंने अलग करी थी वो ये थी कि सीजीएल मेंस के पहले एक सीपीओ का पेपर हुआ था और एक स्टेनो का पेपर हुआ था, तो मैंने उसकी भी जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो एनालिसिस कर लिए थे। उससे मुझे 2 चीजें पता लगी। पहला ही मुझे ये पता लगा कि एसएससी जो 2023 में करंट अफेयर पूछ रहे हैं इन दोनों पेपर में वो 2022 के हैं, तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि देखो करंट अफेयर तो सीजीएल मेंस जो 1 महीने बाद होना है उसमें भी 2022 का ही आने वाला है, तो 2023 के करंट अफेयर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ मैंने एक रिस्क लिया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो मैंने नहीं किया, 2023 के करंट अफेयर मैंने करे ही नहीं। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ क्योंकि वो टाइम में इन्वेस्ट कर लिया और एग्जाम में वो आई भी नहीं 2023 के करंट अफेयर। तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जिस भी मंथ में पेपर है आपका, 1-2 महीने पहले जो पेपर हो रहे हैं आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपको उस ईयर का जो एग्जाम सेटर है ना उसका माइंडसेट पता लग जाएगा कि वो पूछ कौन से ईयर का करंट अफेयर रहा है। और अगर एसएससी की टर्म से बात करें तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा और एस्पिरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि लीस्ट इंपॉर्टेंस दे। लेकिन अगर अगले साल करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको करने चाहिए। और उसके बाद स्टैटिक टॉपिक्स मैंने कर लिए थे, तो यही मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन रही थी। अगर बर्ड्स आई व्यू की बात करूं तो यही थी मेरी प्रिपरेशन। ओके, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है ना, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते कि अब मैथ पढ़ने जाते तो आपको 50 टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इंग्लिश पढ़ने जाओ 50। तो एक टीचर को कैसे आप जज कर सकते, कैसे पता चले कि रेलेवेंट क्वेश्चन करा रहा है एसएससी के नहीं? एक तो होता है मजा आ रहा है पढ़ने में, तो अगर आपको कोई इजी कराता जाएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
एक होता है कि एग्जाम रिलेवेंट, भले ही एग्जाम में टफ आ रहा है तो टफ पढ़ाएगा, इजी उस लेवल का पढ़ाएगा। तो कैसे आप मतलब जज करें कि ये टीचर रिलेवेंट पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। तो इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक मैंने एनालिसिस किया, 95% एसएससी का जो पेपर होता है वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड। तो आप उसी टीचर को फॉलो करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हो, जो जिसने अपने मॉड्यूल में ऐसा डिजाइन किया हो कि वो प्रीवियस ईयर के उस पर बेस्ड हो, ट्रेंड्स पे। क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे टीचर देखे हैं जो कैट के क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं, जो आईआईटी के पता नहीं कौन से क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं इस, और वो ये बोलते हैं कि इनको करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नहीं बढ़ानी हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें पीएचडी नहीं करनी है इसमें, हमें आना है, पढ़ना है, निकलना है यहाँ से। तो पहला, जो रेलिवेंट पढ़ाए, जो प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करे, वो टीचर हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो टीचर हमें प्रेफर करना चाहिए वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, टीचर्स मोटिवेशन बहुत ज्यादा देने लग गए हैं, दुनियादारी की बातें बहुत बताते हैं, 16-16 घंटे पढ़ने की हिदायत भी देते हैं। तो ऐसे टीचरों से मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा कि भाई आप दूर ही रहें, क्योंकि ये एक जाल है, इसमें आपको आना है, निकलना है यहाँ से। अगर आप सही अपना गाइड अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो आपको जल्दी निकाल देगा। तो दो ही रहेंगे मेरे, जो प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करे और जो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे। तो वही टीचर को मैं सजेस्ट करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, एक ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है? जैसे टीचर पढ़ा रहा है, हमने देख लिया, आपको उसके नोट्स भी बनाने, टीचर के आजकल बहुत इजी कर दे रहे हैं कि आपको सिर्फ बैठे रहना है, पीडीएफ भी हम दे देंगे, सॉल्यूशन भी हम दे देंगे, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लो। या फिर आप खुद के नोट्स बनाते थे, या फिर ऐसे पीडीएफ क्या डाउनलोड कर लो, तो उतना मोटिवेशन नहीं आता, वो डाउनलोड ही पड़ी रहती है, नहीं देखते बच्चे। तो आप प्रिंट कराते थे या फिर खुद के नोट्स बनाते थे? कैसे पढ़ना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, अगर नोट्स मेकिंग की बात करूं तो कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, उसके आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो किताब में लिखा हुआ है, जैसे स्टैटिक, आप नेशनल पार्क के नाम और लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, आप कितना भी अपने मन से करें। तो स्टैटिक के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन कुछ और साइंस के नोट्स भी मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि साइंस के भी नोट्स हैं, साइंस भी ऑलमोस्ट स्टैटिक है, उसको अपने वर्ड्स में ही लिख सकते। लेकिन जैसे कुछ मुगल सल्तनत हो गया, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स हो गए जिसको मैं अपने वर्ड्स में लिख सकता हूँ, एक क्रोनोलॉजी बना सकता हूँ। क्या पता जो क्रोनोलॉजी बुक में है वो मेरे समझ ना आए, क्या पता मेरे अलग शॉर्ट ट्रिक्स हो डेट्स याद करने की, तो वो नोट्स मैंने बनाए थे। साथ साथ अगर मैं मैथ्स की कॉपी की बात करूं तो स्टार्टिंग के जो मेरे पेजेस थे उसमें फॉर्मूले लिखे हुए थे, मैथ्स के मैंने क्वेश्चंस लिख रखे थे। वो क्वेश्चंस जिससे मुझे टाइम लग रहा है, जो मैं भूल सकता हूं, जो मुझे डरा सकते हैं एग्जाम में, या फिर जिसमें मैं कहीं ना कहीं आज कर रहा हूं कल भूल जा रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे। बाकी तो आप नोट्स वही बनाइए जो आपके पास किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक है, या फिर वो जिसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। हर चीज कॉपी पेस्ट करने के आपको एक्स्ट्रा नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ओके, रिवीजन करने का क्या प्रोसेस होता था आपका? क्या रिवीजन साइकिल रहती थी, और क्या बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का कि जल्दी जल्दी याद हो पाए और रिकॉल भी कर पाए? कैसे करते थे आप? तो रिवीजन का तो मेरा ये रहता था कि जैसे मैंने आज को टॉपिक पढ़ लिया, तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बर्ड्स आई व्यू ले लेता था, रिवीजन हो जाता था मेरा वहां से। ऊपर से मैं हफ्ते में सिर्फ 6 दिन पढ़ता था, संडे को मेरा रिवीजन डे ही होता था। संडे को मैं किसी संडे को मैंने नया तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, तो संडे मेरे लिए रिवीजन डे होता था। उसके अलावा मैं अगर मंथ में 2 से 3 दिन 4 दिन और भी निकाल लेता था कि इस दिन मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिलेबस पढ़ा है रिवीजन करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑनलाइन पढ़ने का एक इफेक्ट ये भी आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि उस टैब पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे पढ़ रहे हो, वहाँ क्लास भी चल रही हो, नीचे आपको डिस्ट्रैक्शन भी दिखते रहते हैं। अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर ऐसे आप पढ़ रहे हो, तो क्लास छोड़ के बच्चे चले जाते, 2-2 घंटे वहां व्यस्त हो जाते। कैसे मैनेज करें रील्स को भी और पढ़ाई को भी? देखिए, इसीलिए आपको एक टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूब से हटके उनका कोई पेड कोर्स लेते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन और खत्म हो जाता है। और मेरा तो पता है क्या रहता है भाई, कि मैं ना हर एक दिन पहले एक लिस्ट बनाता था कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, और जब हर शाम को मैं देखता था कि ये तो टास्क तो इनकम्प्लीट रह गया मेरा, तो बुरा लगता था। फिर कुछ दिन में ना शर्म आने लगती थी अंदर से कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है जिंदगी में, तू तो इतने क्या ही है। तो जब ये वाली चीजें हो जाती है ना, जब आपको अंदर से शर्म आती है, और जब एक बेरोजगारी आपको धक्का देती है ना पीछे से कि भाई पैसे कमाने सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो जब ये चीजें आपको अंदर से आती है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन, ये क्रिकेट के स्कोर, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। ओके, एक एस्पिरेंट के लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत अकेला पड़ जाता है, और मोटिवेशन भी अब कुछ ऐसा चल रहा है कि अपने आप को कमरे में बंद कर दो, है ना, 6 महीने किसी से बात मत करो,
तो एस्पिरेंट अकेला पड़ जाता है तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर उसका रूटीन टूट गया है तो 2-4-5 दिन फिर उसके वेस्ट हो जाते हैं। उसको कैसे मैनेज करें, मतलब ये आपके इस एग्जाम के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा? तो जैसे आपने बोला एस्पिरेंट अकेला पड़ जाता है, इसीलिए आजकल की लाइब्रेरीज जो हैं वो थोड़ी एक सोशल गैदरिंग प्लेस भी बन चुकी हैं, क्योंकि आपको वहां पे सेम कंपनी मिल जाती है, सेम तरह के लोग मिल जाते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात किसी ने बोली है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक अच्छा ग्रुप मिल गया तो आपका सक्सेसफुल होना आधा तो तय हो चुका है। तो एस्पिरेंट अगर इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सोशल गैदरिंग में उठिए बैठिए। आपको 14 घंटे पढ़ने की हिदायत कोई भी नहीं देता, आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 7 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी बना के। उसके साथ में आप बाकी काम भी कर सकते हैं। जैसे मैं तो रील्स देखता था, मुझे रील्स देखना अच्छा लगता है, मैं तो हर दिन रील्स देखता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैंने रील्स ना देखी हो। मुझे वेब सीरीज देखना भी अच्छा लगता था, मैं वो भी देखता था, नॉवेल्स भी पढ़ता था मैं। तो मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस रखा है। पढ़ने के साथ साथ अगर मैं आज से पीछे देखूंगा 1-2 साल तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने इन सिर्फ 2 सालों में सिर्फ पढ़ाई करी है, जिंदगी नहीं जी मैंने अपनी। मैं घूमा भी हूँ, सब कुछ किया है मैंने। तो ये कुछ एक्टिविटीज है ना जिनसे अगर आपको थोड़ी सा वो भी रहता है कि आपको पढ़ने में मन भी लगता है। और जब आप डेली पढ़ेंगे ना, आपको पता है कि आपको 6-7 घंटे आपने पढ़ा है, अंदर से सेटिस्फेक्शन आ रही है, तो आप खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, फिर आप खुद ही आपको पढ़ने का मन करेगा। ओके। आपकी टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ते थे, तो आपके टेबल के सामने दीवार पे क्या क्या चीजें आपने पेस्ट करके रखी थी? जैसे कोई मोटिवेशन कोट्स, कोई अपनी रैंक लिख लेता है कि मुझे रैंक 1 चाहिए, कोई अपनी पोस्ट, कोई जैसे ये मैथ के कुछ फॉर्मूलाज, स्क्वायर की वजह से। आपके टेबल के सामने दीवार पे क्या क्या था, बता पाओगे आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब मेरे तो एक तो मैप था, मैप तो होता ही है, इंडिया का मैप था, वर्ल्ड का मैप था। रैंक वगैरह मैंने कुछ लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने हिस्ट्री के जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, इस किंग के बाद ये वाले किंग आए, इनकी टाइमलाइन ये थी, क्योंकि मैं भूल जाता था। टाइमलाइन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं भूल जाता था, वो लिखे थे। मैथ से कुछ फॉर्मूले जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स के स्पेशली, वो बहुत बड़े फॉर्मूले होते हैं, तो मैंने वो सब लिखे थे। और कुछ एक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लिखे थे मैंने। तो ये सब चीजें थी मैंने लिखी थी, जो स्टैटिक चीजें थी वो लिखी थी। रैंक वगैरह तो ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं था। ओके। अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू करे, है ना, तो उसमें एक चीज ऐसा है कि बहुत सारे तो ऐसे आते हैं कि उनका बहुत बेसिक बैकग्राउंड रहा, 10th-12th में बहुत 50%, 44%, और पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक लेके उनका क्लियर हो गया। और कोई ऐसे भी आते हैं जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा पढ़ाई लिखाई का, लेकिन उनको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग गए। तो आपको क्या लगता है कि एकेडमिक और एक कंपटीशन की तैयारी में क्या ऐसा डिफरेंस होता है, और एक एस्पिरेंट के अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उनको डेवलप करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी वो सिलेक्शन ले पाए? सर मेरे ख्याल से तो सिर्फ 2 चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, उसके अंदर पेशेंस है, तो वो लाइफ के किसी भी स्टेज में सक्सेसफुल हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास्ट फेलियर्स आपका फ्यूचर डिसाइड करें। 10th में फेल बच्चे भी पहली बार में सिलेक्शन ले लेते हैं, और हिंदी मीडियम से आए बच्चे भी फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, गांव से आए बच्चे भी फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, शहर के बच्चे भी ला रहे हैं, हर तरह के बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, हर तरह के बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड जो है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी और आपके अंदर पेशेंस है तो। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, अभी 2024 के लिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, तो भैया इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं, है ना, बातें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और रील्स भी देखते थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी रील्स देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इनके लिए आप बताओ, सब्जेक्ट वाइज ही हम लेकर चलते हैं, कि मैथ के लिए अभी इनको कौन सी किताबें लेनी चाहिए, अगर ये मतलब कोचिंग नहीं ले पा रहे ऑफलाइन, है ना, और पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है, पेड कोर्स ना लेने के क्या एडवांटेज होते हैं, यूट्यूब पे पढ़ने के क्या डिसएडवांटेज है, ये सब बताओ। मैथ के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो पेड कोर्स आपको लेना है या नहीं लेना, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एफर्ट्स करने को तैयार हैं, क्योंकि YouTube पे आजकल कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मटेरियल ज्यादा है, अगर आप एफर्ट्स करने को तैयार हैं कि ये टीचर है, इनकी वीडियोस हैं, मैं छांट लूंगा कि ये मुझे वीडियोस करनी है, खुद से मैं एफर्ट करने को तैयार हूं, तो आप पेड कोर्स ना लें। लेकिन आपको नहीं, आपको चाहिए कि बस मुझे सब कुछ एक जगह मिल जाए, तो पेड कोर्स लेना आपके लिए सही भी है। और आजकल पेड कोर्स बहुत इकोनॉमिकल हो गए हैं, 600-700 रुपए में आपको मिल जाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट रहेगा आपकी लाइफ टाइम के लिए। तो ये बच्चे पे डिपेंड है, उसको एफर्ट्स करने हैं कि नहीं करने हैं, या उसको अपने जो एफर्ट्स है उसका टाइम कहीं और लगाना है। और बाकी लिए बुक्स कौन सी चाहिए? देखिए, एक तो आपके पास फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। मेरे पास तो आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र थी, वो फॉर्मूला बुक। साथ साथ में मैंने सब कुछ उस बुक के ऊपर नहीं छोड़ दिया था, खुद के फॉर्मूले भी लिखे थे कॉपी में, जहां पे मैं अटक रहा था। और उसके बाद मैं तो रंजन सर से पढ़ा था, लेकिन आप अपना टीचर खुद डिसाइड करिए कि आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आ रहा है। तो और उसके बाद बुक्स की जो बात है, आप एक प्रीवियस ईयर लाइए, टीचर आपने डिसाइड कर लिया, वो आपका कोर्स खत्म करवा देंगे। वो टीचर कुछ क्वेश्चंस देते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में एक प्रीवियस ईयर कोई भी ले आइए। मेरे पास पिनेकल की प्रीवियस ईयर थी जो मैं लगाता था,
और साथ में टेक्स्ट बुक के मॉक लगाते रहिए आप, और संडे को ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक भी आता है, वो भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ बस इतना ही चाहिए, सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं आपको, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ओके। एडवांस मैथ से बहुत डर जाते हैं बच्चे, उनको एडवांस मैथ समझ में नहीं आता, तो अर्थमेटिक में लगे रहते हैं और एडवांस मैथ उनका उस तरीके से हो नहीं पाता। तो एडवांस मैथ कैसे उनको अच्छा करना चाहिए अपना? देखिए, एडवांस मैथ करने के लिए अगर आप अटक रहे हैं, तो मैथ्स का तो मैं भी अटकता था क्वेश्चन में, पर मेरा तो यही था कि मैंने कॉपी बना रखी थी। वो कॉपी तो मेरे लिए बाइबल थी, जो जहां भी मैं अटका हूं, जिस भी क्वेश्चन में मैं अटका हूं, मैंने वो एक बार लिखा है, कल फिर अटक गया, वो दोबारा क्वेश्चन लिखा मैंने। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जहां मैं अटक रहा था सर, वो मेरे बहुत तैयार हो गए थे। जैसे अगर मैं एक बताऊं तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, रिप्लेस करने वाला, नॉन रिप्लेस करने वाला, तो इस बार वो एग्जाम में आया। कुछ बच्चों को बहुत टफ लगा था, लेकिन वो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे कम से कम नहीं तो कॉपी में 3-4 बार लिख लिया था। वो क्वेश्चन मुझे 20 सेकंड के अंदर मैंने कर दिया। तो ये होती है आपके एफर्ट्स से कैसे आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, कैसे आप कि आज के एफर्ट्स कल का फ्यूचर डिसाइड करेंगे आपका। और उसके अलावा बहुत मुझे थोड़ा वो डरते भी है, मैथ्स में बहुत बड़ा सिलेबस है। देखिए, आज का सिनेरियो ये है कि मेंस में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 30 से भी ज्यादा है। तो आप हर एक क्वेश्चन से मुश्किल से 1 या 2, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उसको एंड के लिए भी रख सकते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं वो करूंगा, तब शायद मुझे वो फ्रूटफुल चीज लगे। ओके। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश से भी बहुत सारे बच्चों को थोड़ा फोबिया है ना, और वो वोकैब याद नहीं होते, उनसे कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इंग्लिश तो हम मैं स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ उसको, एक वोकैब, एक ग्रामर और एक रीडिंग। तो वोकैब की अगर मैं बात करूं, तो मैंने जैसे बोला एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर, तो वोकैब मैंने क्या किया था, 1990 से या 2000 से जितने भी वोकैब 2022 तक के थे, अब तो 23 के भी अपडेट हो गए होंगे, वो सारे मैंने पीडीएफ ढूंढी, उसको प्रिंट आउट कराया, बस वोकैब, इडियम, फ्रेसेस और वन वर्ड, वो ही था मेरा। उसके अलावा मैंने कहीं शिफ्ट नहीं किया। तो मैंने तो प्रिंट करा लिया, बाकी कुछ बुक्स भी हो सकती हैं उसकी, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने प्रिंट करा लिया। तो वोकैब में इससे ज्यादा किसी को करने की कोई जरूरत भी नहीं होती मेरे ख्याल से। और फिर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको एकदम बेसिक्स जो होते हैं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये क्लियर होना चाहिए। इसके आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते। जब आपके ये क्लियर हो जाए, उसके बाद 2 टॉपिक है जो आपको करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है, वो करना है टेंसेस का। टेंसेस का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपको चाहे हफ्ता लग जाए, आपको पूरा हर एक टाइप के टेंस, उनका स्ट्रक्चर एकदम जुबान पे होना चाहिए, एकदम माइंडसेट क्लियर होना चाहिए टेंसेस के रिगार्डिंग। जब टेंसेस हो जाए, उसके बाद एक्टिव पैसिव। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस टीचर से पढ़ा था एक्टिव पैसिव, लेकिन जिसने पढ़ाया था उसने सिर्फ 4 पन्नों के नोट्स थे मेरे, 4 पेजेस के, उनसे 7-8 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी दे रहे थे वो 4 पन्नों के नोट्स मुझे एक्टिव पैसिव में। तो आपको भी एक्टिव पैसिव करना पड़ेगा। उसके बाद आती है बेसिक ग्रामर की बात। तो मैंने क्या किया था, एक नीतू मैम की वॉल्यूम 1 थी, मैंने वो कर ली। उसके बाद एक निमिषा बंसल मैम की यूट्यूब पे 11.5 घंटे की वीडियो है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो मैंने देखी थी, नोट्स बनाए थे उसके, मिनिमम 5 रिवीजन किए थे मैंने उस नोट्स के। वो ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं ना, वो रामबाण इलाज है वो ग्रामर का, तो वो तो आपको करना ही करना है, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। और लास्ट में आता है रीडिंग पार्ट। मेरा ये मानना है कि जितना ही इंपॉर्टेंट वोकैब और ग्रामर है, उतना ही इंपॉर्टेंट रीडिंग भी है। क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, कॉम्प्रिहेंशन में आपके क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो आपको ग्रामर वोकैब नहीं बता पाएगा टोन, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो बच्चे स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप रीडिंग स्टार्ट करिए। रीडिंग एक इंग्लिश जो पेपर का नाम होता है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा टाइम लेगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कोई बिगनर है तो वो द हिंदू पे जम ना करे, हवाई बातों के ऊपर, लाइमलाइट्स के ऊपर कि ये पेपर है, आप गिव अप कर देंगे 3-4 दिन के बाद। आप बहुत ही बेसिक बुक से स्टार्ट करिए। आप 6th क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ें तो आप जिस्ट समझे। ये नहीं कि आपको वोकैब आ गई सारी, उस पैराग्राफ के वोकैब याद कर ली, नहीं, वो ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है आपको वो दिमाग में आना चाहिए कि इस पैसेज में ये बोलना चाह रहा है, ये कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है तो इसकी टोन ये थी, ये नेगेटिव बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। तो रीडिंग के लिए मैं कुछ सोर्सेस सजेस्ट कर सकता हूँ अपनी तरफ से। जैसे चेतन भगत जी हैं सर, उनकी नोवेल बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब उनकी नोवेल की स्टोरीज तो, एक तो हम मॉडर्न यूथ है ना, तो हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है, साथ साथ में जो उनकी इंग्लिश है वो बहुत ही लूसिड होती है, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश होती है। कुछ पार्ट होते हैं टफ, लेकिन ज्यादा नहीं होते। तो आप उनकी नोवेल से स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपके पर कोई नोवेल है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी नोवेल्स मार्केट में है, पर इंटरेस्ट मुझे तो उनकी में आया था, तो वो एक गुड टू गो है नोवेल है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 4 महीने तो आपको देने पड़ेंगे रीडिंग के लिए।
4 से 5 महीने, लेकिन जब आप 4 से 5 महीने रीडिंग के लिए देंगे ना और आप पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत आगे आ चुका हूँ आज। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस। जीके जीएस का तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसमें। आपको एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। जब आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना कि मुझे सिर्फ 100% के पीछे नहीं भागना, 80% के पीछे भागना है, वही मुझे नंबर दिला देगा सिलेक्शन वाले नंबर, वो दिन होगा आप एक्सेल कर जाएंगे आधा। उसके बाद टॉपिक्स आपको करने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं शायद हो सके कभी लंबी वीडियो तो बताने की कोशिश भी करूंगा इन डिटेल, लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत नॉर्मल है, आपको मिल जाएंगे हर जगह। और अभी तो बहुत टाइम है, आप डेली स्टैटिक 15 मिनट याद करते रहेंगे तो आज से 4 महीने में आपकी स्टैटिक खत्म है। सिर्फ 15 मिनट डेली के बेस पे आप स्टैटिक कर लीजिए, थ्योरी कर लीजिए, साइंस हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी या मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इनको आपको करना ही करना है। साथ साथ में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहे। मेरे पास पिनेकल की बुक थी, साथ साथ में जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो नीचे 2-3 लाइनें दी होती हैं, आपको वो लाइनों को भी पढ़ना है, वहां पे भी हाईलाइट करना है। मेरे पास तो पीडीएफ थी, मैंने पीडीएफ में हाईलाइट कर दिया था। आपके पास जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फ्यूचर टॉपर्स के पास, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जीएस जीके पढ़ ली, प्रीवियस ईयर नहीं लगाए, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं करा। ओके, रीजनिंग और कंप्यूटर की स्ट्रेटजी में पूछूंगा नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटजी बता चुके हैं और उसका इतना कुछ है भी नहीं, अब तक समझ भी गए होंगे। अब आप ये बताओ कि एक बोलते हैं टॉपर्स की पढ़ने से ज्यादा ये आपको आना चाहिए कि पढ़ना क्या नहीं है, मतलब करने से ज्यादा पता ना करना क्या नहीं। ठीक है, तो आपने अभी तक ट्रेंड देखा होगा एसएससी सीजीएल का, 2022 में भी एग्जाम दिया, 23 में भी, और पिछले आपने प्रीवियस ईयर भी लगाए। कोई आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि उस समय बहुत ज्यादा लेता है लेकिन क्वेश्चन उससे 1 या 2 नंबर का है, या मतलब 1-2 क्वेश्चन आते, कभी कभी वो भी नहीं आते, ऐसा कोई टॉपिक आपके दिमाग में कि उसमें इतना समय देने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक या चैप्टर? तो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है उसमें। और मिडिवल में भी बहुत कम टॉपिक्स, मिडिवल आपको लास्ट में करना चाहिए, उससे भी बहुत कम ही आता है। साथ साथ में बुक्स एंड ऑथर्स अगर आप स्किप कर सके तो कर ही दें, क्योंकि अगर आएगा तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको कम से कम नहीं तो 300-400 किताबें याद करनी पड़ेंगी उनके ऑथर, तो वहां मतलब आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। ऑब्ituaries हो गया, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। और करंट अफेयर तो मैंने कहा कि देखो करंट अफेयर आपको लीस्ट इंपॉर्टेंस पे रखना है अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अगले साल ट्रेंड चेंज हो जाए तो आपको उस अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। आप अगले पेपर आने वाले देखेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि सीजीएल मेंस के पहले इन्होंने सीपीओ वगैरह के पेपर रख दिए हैं। इससे आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है पेपर सेटर के दिमाग में, क्या पता वो अगली बार करंट अफेयर को इंपॉर्टेंस दे दे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, तो ये नीचे रखना है। बाकी मैथ्स तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, और मैथ्स इतनी टफ नहीं है, मतलब थोड़ी सी लेंथी है मैथ्स, टाइम लेगी, लेकिन 5-6 महीने के अंदर आप पूरी मैथ्स को कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल है मेंस के लिए। 6 महीने में अगर आप चाहें तो 2x पे वीडियोस देख के फॉर्मूला बुक रख के आप खत्म कर सकते हैं। बाकी 6 महीने आप इम्प्लीमेंटेशन रिविजन के लिए रख सकते हैं। तो जहां तक आपकी बात है नहीं करने वाली चीज, वो हम सिर्फ जीएस में लिमिट कर सकते हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट में तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी ओवरऑल मिक्सचर ही आता है। ओके, अगर हम मिस्टेक्स की बात करें, अभी तक आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, सीजीएल नहीं हो रहा है, ऐसे होंगे आपके कनेक्ट में, तो आपको क्या लगता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेजर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं एस्पिरेंट जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्रैक होना, मतलब सिलेक्ट होना चूक जाते हैं वो, जैसी नंबर ऑफ मिस्टेक्स कोई बताना चाहो आप? हाँ, मैं कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही मॉक टेस्ट देते हैं। तो वो मैंने नहीं किया था, मैंने 1 हफ्ते पहले एग्जाम के मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया था। मैंने कहा भगवान भरोसे है, जो होना होगा हो जाएगा। तो अगर आप 2-3 दिन तक मॉक टेस्ट देते हैं पहले, तो आपको एंग्जाइटी होती रहती है। तो मॉक टेस्ट आप देना छोड़ दें, टाइम से स्टार्ट करें और टाइम से बंद भी कर दें। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट के स्कोर को दिल पे ना लें आप, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो कोई मतलब नहीं होता उस चीज का। मेरा भी बहुत बार कम नंबर आया, मेरे तो मॉक टेस्ट में 250 नंबर भी गए हैं 390 में से, और हाईएस्ट में 330 भी गए हैं, उससे ज्यादा भी गए होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मॉक टेस्ट के स्कोर को दिल पे बिल्कुल नहीं लेना है। साथ साथ में अपने माइंड को बहुत ही काम रखना है, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि आपकी मेहनत जो है वो आपको सिर्फ 300, 400, 500 रैंक तक लेके जाएगी। उसके आगे जो है वो आपको आपकी किस्मत और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाएगा। तो जब हम अपने सोसाइटी में अच्छा बिहेव करते हैं, सबके साथ बहुत ही अच्छा सोशल एटीट्यूड है हमारा, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में एक बहुत ही कामनेस और शांति बनी रहती है, और वो हमारे एग्जाम टाइम में हेल्प करती है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो लगभग हमने सारी बातें करी ली इस इंटरव्यू में। अगर लास्ट में आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम पूछना भूल गए हैं, या फिर आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट छूट गया बताना चाह रहे हो, या फिर लास्ट में फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, फ्यूचर टॉपर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो फ्यूचर टॉपर्स को मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा
कि जितना ही इम्पोर्टेंट सिलेबस करना है उतना ही इम्पोर्टेंट रिवीजन है। अगर हम बात करें तो 22 के रिजल्ट में और 23 के पेपर में 4.5-5 महीने का गैप था, लेकिन मेरी रैंक 16,000 से 74 जंप करी है। वो सिर्फ इसलिए की है क्योंकि इन 4.5-5 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, जो पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पाया था लैक ऑफ टाइम की वजह से। इसलिए आप कंसिस्टेंसी रखिए अपने अंदर, पेशेंस रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका जरूर होगा। ये एग्जाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसका होगा, तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। आप बाकी पढ़ते रहिए और बाकी जो कुछ भी होगा हम आपके साथ कनेक्टेड ही हैं पूरी टीम, तो हम आपकी हेल्प करते रहेंगे जिस भी वे में पॉसिबल हो सकता है। चलिए, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। आई होप दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा जिस तरीके से भाई ने सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी, बहुत कुछ टिप्स ट्रिक्स स्ट्रेटजी सब कुछ बताया आपको। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब तक नहीं किया तो कर लीजिए। 2024 की आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है चैनल। और भाई का भी चैनल होगा या फिर इनकी कोई टेलीग्राम ग्रुप होगा या फिर इंस्टा की आईडी, सब कुछ हम मेंशन कर देंगे, तो वहां जाके उनसे भी कनेक्ट हो जाएं। और अपनी तैयारी अगर शुरू नहीं करी तो अभी कर दीजिए, काफी समय है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप भी यहाँ एक दिन बैठे होंगे 2024 के बाद आपकी जो ड्रीम पोस्ट है उसके साथ। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।